नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर की वजह है कि उनके फेसबुक अकाउंट से, आरजेडी के फेसबुक अकाउंट से बीजेपी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान के विधायक भी अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और उनके घरों पर भी रेड पड़ रही है। तो क्या कुछ बिहार में चल रहा है, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी स्वप्निल। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तो तेजस्वी यादव एक बार फिर से मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष है और लगातार आपने बीते दिनों देखा कि किस तरीके से वो एक्टिव दिखे थे। जहां जब छात्र निकल रहे थे उनके हिसाब से छात्र निकले थे, हालांकि उस पूरी भीड़ में मैक्सिमम जो थे वो आरजेडी के कार्यकर्ता थे। तो तेजस्वी यादव को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आपने शुरुआत में बताया, वो ये है कि देखिए, बीजेपी के जो बिहार मीडिया प्रमुख है, मीडिया सेल के जो प्रमुख है दानिश इकबाल ने एक एफआईआर दर्ज कराई पटना के ही थाना कोतवाली में, जहां पर उनका ये आरोप है कि वो सुबह काम कर रहे थे। उन्होंने एक वीडियो देखी और उस वीडियो में कुछ लोग थे, एक यूट्यूब का चैनल था और वहां पर बयानबाजी जो हो रही थी वो दरअसल उनको ऐसा लगा कि वो बीजेपी के खिलाफ थी। उनका ये आरोप है कि भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लाखों की करोड़ों की तादाद में है, उनको जूते मारने की और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां, गाली गलौज और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। ऐसा आरोप दानिश इकबाल ने लगाया और इसके बाद ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और ये एफआईआर में ये साफ तौर पर ये कहा गया है कि भाई तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए और इसके अलावा जो मेटा है वो फेसबुक से वीडियो को डिलीट करे। यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बता दूं कि दानिश इकबाल ने इससे पहले भी पिछले साल जो कन्हैया कुमार है, कांग्रेस पार्टी के नेता, उन पर भी एफआईआर दर्ज कराई थी। तब पीएम मोदी को गाली देने का मामला था। तो ये पूरा मामला है, हालांकि फिलहाल ये सियासी मामला दिखता है। तो क्या ये तय हो चुका है कि वो सही में वो अभद्र भाषा थी और गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, पुलिस की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है, जो आला अधिकारी है, कि फिलहाल मामले की जांच की जाएगी और अगर कुछ सही पाया जाएगा तो फिर एक तरीके से एक्शन भी होगा। लेकिन फिलहाल अभी साबित नहीं हुआ, जिस समय हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। फिलहाल जो प्रमाण है, जो वीडियोस हैं, उन तमाम चीजों की जांच की जा रही है। लेकिन विशुद्ध रूप से अगर मैं आपसे कहूं तो ये अभी फिलहाल मामला सियासी ही है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव, जो पहले निष्क्रिय दिख रहे थे, बीते दिनों एक्टिव दिख रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी बताऊंगा कि 25 अगस्त को भी बिहार में जो ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन है, एबीएसयू, उसने ऐलान किया है कि वो सम्राट चौधरी के जो सीएम आवास है उसका घेराव करेगा। तो एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने भी उसको अपना समर्थन दे दिया है। तो एक तरीके से छात्रों के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव जहां एक्टिव दिख रहे हैं, वहीं बीजेपी अब एक तरीके से कोशिश कर रही है कि जो भी आपत्तिजनक चीजें, जो भी मोरल से जुड़ी हुई या मोरल नहीं है, उन तमाम चीजों पर एक तरीके से तेजस्वी को प्रेशर में लाया जाए। क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले पर? क्योंकि अगर एफआईआर दर्ज होती है तो जवाबदेही भी तय की जाएगी। फिलहाल देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है और जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव अपनी प्रतिक्रिया क्यों देंगे? अगर उनकी पार्टी इस पूरे मामले पर घिर रही है तो वो जाहिर सी बात है वो अपने दामन पर दाग नहीं देखेंगे। यहाँ पर उनकी एक कोशिश है कि फिलहाल जो छात्रों का मुद्दा गरमाया हुआ है, दिल्ली से लेकर रांची, रांची से पटना, हर जगह, और कल हमने पुणे में भी देखा राहुल गांधी भी छात्रों को लेकर ही गूंज कर रहे थे। तो आपने देखा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी अपने दामन पर दाग नहीं देखेंगे, वो लगातार छात्रों के मुद्दे पर ही जवाब और बीजेपी को घेर रहे हैं। लेकिन स्वप्निल, एक सवाल जो बनता है कि विपक्ष लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? हालांकि पहली बार नहीं है कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आ रहा है, हालांकि अभी दावा पूरा नहीं है, लेकिन अगर पूरा भी होता है तो ये सवाल तो बनता है कि विपक्ष लगातार ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल क्यों करता है? अगर सत्ता पक्ष से सवाल पूछना है तो डायरेक्ट पूछे, अच्छे से भी पूछा जा सकता है और अपनी मांगों को रखा जा सकता है। लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो क्या अपनी मर्यादाओं को खुद ही लांघते हुए नजर आते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेशन है। आप जानती हैं कि बीजेपी लगातार बिहार में भी जीत रही है। पहले नीतीश कुमार के वो साथ नीतीश कुमार के चेहरे पर जीती थी, इस बार वो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही जीती। हालांकि सम्राट चौधरी अभी कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीच में गाहे बगाए आपने देखा कि एक आध बार तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री बने उनकी पार्टी ने, क्योंकि नीतीश कुमार पलटूराम माने जाते हैं। लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे बाय लार्ज, तो आप देखेंगे देश में भी और बिहार में भी बीजेपी का ही एक छत्र वर्चस्व रहा है। और इसी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर भी जीत गए, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अपनी कुर्सी, अपना पद, अपना रुतबा और अपनी फ्यूचर की जो एस्पिरेशंस है, जो फ्यूचर के उनके गोल्स हैं कि उनको राज्य का मुख्यमंत्री बनना है, उसी को भुना रहे हैं। अब डायरेक्टली तो वो आपत्तिजनक भाषा नहीं दे सकते, का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़े नेता हैं। तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो शायद नंबर बनाने के लिए, शायद उनको इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन ये विशुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेशन है।
लेकिन सवाल तो फिर भी विपक्ष के नेता से पूछा जाएगा कि इस तरीके का अगर भाषा का इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो दाग लगता है वो तो इनके दामन पर ही लगेगा और जनता के मन में भी जाता है कि इस नेता की छवि आखिर कैसा है। और प्रधानमंत्री को लेकर अगर बात की जाए तो उनकी लोकप्रियता देश भर में देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं लोग उनको समर्थन भी करते हैं और विपक्ष से लोगों का मन इसलिए मोह भी है वो भंग होता नजर आ रहा है। फिर भी उसके बावजूद इन शब्दों का प्रयोग करना आखिर किस दिशा में जाता है? देखिए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत जो है वो भावना प्रधान देश है। भारत में इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर, उनके जो तमाम सरकार चलाने का तरीका है या फिर सम्राट चौधरी की जो सरकार चलाने का तरीका है उस पर आप सवाल उठाइए, विपक्ष का एक कर्तव्य होता है। लेकिन अगर आप उनकी माँ या फिर उनको पर्सनली या फिर उनकी पार्टी को या उनके कार्यकर्ताओं को इस तरीके से अगर आप धमकाने की कोशिश करेंगे, हमने बंगाल में भी देखा किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले होते थे। अतीत में हमने केरल में भी देखा, त्रिपुरा में भी देखा, जहां जहां लेफ्ट का शासन या विपक्ष का शासन रहा तो उस तरीके से वहां पर फिर बीजेपी को ही सफलता मिली। वो प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि अगर आप मेरे ऊपर ईंट फेंकेंगे तो मैं अपना घर बना लूंगा। तो जाहिर सी बात है इसी नीति पर बीजेपी काम करती है और विपक्ष को ये समझना चाहिए, आप सही मुद्दों पर घेरिए, आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर घेरिए। गाली गलौज, इन तमाम चीजों की, अभद्र भाषा, आपत्तिजनक भाषा का स्थान भारत की राजनीति में नहीं है। साथ ही अगर दूसरी खबर का भी रुख करें तो चिराग पासवान की बात करें तो वो भी अब फंसते नजर आ रहे हैं। उनके विधायक पर एफआईआर दर्ज हो गई है और रेड भी पड़ी है, तो ये भी क्या कुछ मामला है? देखिए, जहां हमने एक तरफ बात की तेजस्वी यादव की, तो एक और जो युवा हैं चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी पार्टी के एक विधायक है, सीतामढ़ी जिले से आते बेलसड्डा से विधायक हैं अमित कुमार रानू पर यह आरोप है कि जो बगल का ही जिला है मुजफ्फरपुर, वहां पर एक जगह है अय्यापुर। इस अय्यापुर इलाके में 25 लोगों के जो मकान हैं उन पर जेसीबी से, उन्हें बुलडोजर से गिराए जाने की उन पर आरोप लगा है और सीधे तौर पर उनके भाई भी इसमें इन्वॉल्व है जिनका नाम सोनू है। तो पुलिस की टीम जब पहुंचती है आज, तो वहां पर जो सोनू है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो घर से फरार हो गए थे पीछे के रास्ते से, और जो अमित कुमार रानू है जो कि विधायक हैं वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे घर पर। तो यहाँ पर पुलिस ने कई सारे दस्तावेज बरामद किए हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी विवाद है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग और जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है। आरोप यह है कि 25 लोगों के घरों को बुलडोज कर दिया गया। इस पर अब पूरे मामले की जांच हो रही है। हालांकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि दबंगई करते थे पूरे इलाके में, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए नजर आ रही है पुलिस। जी, साफ तौर पर देखिए, पुलिस को कुछ ना कुछ सबूत मिले होंगे, कुछ ना कुछ उनके पास डॉक्यूमेंटेशन या कोई ना कोई चीज आई होगी, तभी उन्होंने इतनी बड़ी रेड कंडक्ट की और अच्छी खासी संख्या में पुलिस फोर्स भी पहुंची थी ताकि इलाके में कोई ऐसा माहौल ना बिगड़े, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ कंडक्ट हो। तो जाहिर सी बात है कि ये जो एलजेपीआर के जो विधायक हैं, चिराग पासवान की पार्टी के विधायक, इनकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं और जाहिर सी बात है चिराग पासवान पर भी एक तरीके से आरोप आएगा। दबंगई का जो आरोप है, फिलहाल आगे देखिए किस तरीके से जांच में साबित आता है, लेकिन आरोप बड़ा ही गंभीर है। लेकिन ये तो अगर अब बात करें अगर सरकार की, बिहार सरकार की, तो कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव एंगल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार विपक्ष पर भी कार्रवाई कर रही है, सत्ता पक्ष पर भी वैसी कार्रवाई होती नजर आ रही है। क्योंकि विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है कि अगर ये एफआईआर तेजस्वी यादव पर ही हो रही है तो कहीं ना कहीं जो एनडीए से जुड़े नेता भी है उनके खिलाफ भी एक्शन देखने को मिल रहा है, तो विपक्ष का जो मुद्दा भी है वो भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। देखिए, बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि देश में एफआईआर का मौसम चल रहा है। आपने राहुल गांधी का वो पूरा ड्रामा देखा, किस तरीके से 6 घंटे तक वो थाने में बैठे, एफआईआर कराई तो उन्होंने उसको एक बहुत बड़ी विजय पताका के तौर पर देखा। आज जिस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ईडी, सीबीआई, पुलिस, तमाम चीजें बीजेपी के ही कंट्रोल में है, हमारे ही विधायक या सांसद या नेताओं पे कार्रवाई होती है, तो ये साफ तौर पर आपने देखा कि अगर कोई भी शख्स गलत करेगा, भले वो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हो, भले वो किसी भी पार्टी का हो, अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस, आप पर कार्रवाई होगी। और अमित कुमार रानू उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है। आपने देखा कि किस तरीके से वो चिराग पासवान की पार्टी का हिस्सा है, उसी के विधायक है जो कि खुद एनडीए में हिस्से हैं, लेकिन उन पर भी कार्रवाई हो रही है। अगर उन्होंने दबंगई दिखाई, अगर उन्होंने कानून को हाथ में लिया, तो उन पर भी निश्चित रूप से एक्शन होगा और कानून सबके लिए बराबर है। एक तरीके से सरकार की ये कोशिश है जनता के बीच ये मैसेज देने की। साथ ही चिराग पासवान से भी जुड़ा एक सवाल लेना चाहूंगी मैं कि चिराग पासवान भी इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे, चाहे शराबबंदी का मामला हो या फिर आरक्षण का मामला। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये संवैधानिक अधिकार है जो कि मिलना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान की कोशिश ये रहती है कि वो भले ही केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं, दिल्ली की राजनीति में है, लेकिन बिहार फर्स्ट इस प्राथमिकता के साथ वो हमेशा काम करते हैं। और चिराग पासवान शराबबंदी को लेकर, क्योंकि बीते दिनों हमने एक रिपोर्ट भी देखी थी जिसमें कहा जा रहा था कि शराबबंदी जो है वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाई,
उनका ये कहना था कि भाई जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा है उसमें उतनी कटौती नहीं हुई है, जबकि नीतीश कुमार और जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, खुद सम्राट चौधरी, उनका ये कहना है कि भाई हम इससे डिफर करते हैं, हमारा व्यू ऐसा नहीं है। बिहार में बड़े पैमाने पर जो महिलाओं पर हिंसा हो रही थी, घरेलू हिंसा हो रही थी, एक तरीके से उस पर कमी आई है। और साफ तौर पर यहाँ पर ये देखा गया, चिराग पासवान जाहिर सी बात है शराबबंदी का मुद्दा हो या युवाओं से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा जो है उस पर एक्टिव दिखेंगे, क्योंकि भविष्य में उनकी भी कुछ ना कुछ फ्यूचर एस्पिरेशंस है कि शायद बिहार में उनकी पार्टी भी बड़े रोल में आए और कुछ बड़ा पद उनको मिले। तो धन्यवाद स्वप्निल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पर एफआईआर हो गई है। इसके साथ ही चिराग पासवान की बात करें तो उनके विधायक भी अब कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।